Assalamualaikum students. This is BSN Easy Lecture Channel. I am sharing some MCQs related pharmacology क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एमसी टेस्ट देखे हैं जिसमें फार्माकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, इसका राइट आंसर्स क्या है। तो आज हम कुछ एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आते भी हैं मोस्टली एमएसएन के एंट्री टेस्ट में या फिर पोस्ट आरएन के एंट्री टेस्ट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें एमसीक्यूज के जो इसके रीजंस बताएंगे और इसके पीछे इनके जो एक्सप्लेनेशन होगी वो अच्छे से सुने। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग कैन बी डबल्ड बाय। अब अगर एक ड्रग जो कि हमारी बॉडी में गई है, अगर उसकी स्टेडी स्टेट हमने देखना है और उसकी अगर स्टेडी स्टेट को हमने डबल करना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आप ये देखें कि ड्रग की स्टेडी स्टेट्स क्या होती है। एक ऐसी ड्रग जब हमारी बॉडी में इफेक्ट्स देना छोड़ दे और वो अपने नॉर्मल जो हमारा बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन देना शुरू कर दे विदाउट द इफेक्ट ऑफ आवर ड्रग, दैट इज द स्टेडी स्टेट। और अगर हम इसको डबल करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, राइट आंसर इज ट्रिपलिंग द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर हम उसके इन्फ्यूजन की रेट को ट्रिपल कर दें तो हम इसकी स्टेडी स्टेट को डबल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि द फेज 2 रिएक्शन ऑफ अ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसका फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है। अब ड्रग की मेटाबॉलिज्म में बेसिकली ड्रग हमने लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक करना होता है क्योंकि ड्रग को हमने बॉडी में इफेक्टिव डिजायर इफेक्ट देने के बाद एलिमिनेट करवाना होता है। बट अगर हम फेज 2 में मोस्टली ये होता है कि जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं अपना इफेक्ट्स दे चुकी हैं, अब हम उसे कंप्लीट इनएक्टिव फॉर्म में करके उसे बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका यूजुअली लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी इससे मैच नहीं हो रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग में बी हेल्पफुल टू डिटरमाइन। अब हाफ लाइफ क्या होती है हमारे ड्रग की कि एक मखसूस टाइम के बाद ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो 100 से 50 हो जाना, लाइक अपनी कंसंट्रेशन से हाफ हो जाना। अब जब तक ये हाफ लाइफ चलती रहेगी ऑब्वियसली एक ऐसा लेवल भी आएगा जब उसकी ड्रग कंप्लीट जो है वो स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाएगी और उसकी मजीद हाफ लाइफ होना बंद हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है कि ये हमें क्या करने के लिए हेल्पफुल होती है हाफ लाइफ, तो बेसिकली ये टाइम टू गेट दिस स्टेडी स्टेट उस ड्रग की या हमारी बॉडी के जो ड्रग के आने की वजह से एक्टिव फॉर्म में हो गई थी या इफेक्ट्स देना शुरू कर दिए थे, जब वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आती है तो बेसिकली हाफ लाइफ का मतलब यही होता है। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि किस पॉइंट पे आके ड्रग ने अपना स्टेडी स्टेट शो करना कर देना स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-year-old child has been admitted to emergency with suspicion of atropine overdose as there are। अब ये देखें कि 3 साल का एक बच्चा इमरजेंसी में आया, हमने सस्पिशियस हमें क्या हुआ कि ये एट्रोपिन ओवरडोज से आया। अब हम किस बिना पे ये शक कर रहे हैं कि वो एट्रोपिन ओवरडोज से आया है, तो इसमें आपका जो एमसीक्यू के ऑप्शंस देखें, अगर वो एब्डोमिनल क्रैम्प के साथ है तो दैट नॉट लीड टू द एट्रोपिन ओवरडोजेस, तो हम वो देखेंगे जो इसका बिल्कुल रिलेट कर रहा होगा उसके सिम्टम से। एट्रोपिन ऑब्वियसली ये लीड करता है आपको सिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि एक तरह से कैटेकोलामाइन है, आपकी एक्टिविटी, आपकी जो हार्ट रेट है, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस है वो इंक्रीज कर देता है। तो इसी तरह आप जब देखेंगे इसका राइट आंसर इंक्रीज कार्डियक रेट मींस के आपका अगर उस बच्चे का अगर कार्डियक रेट इतना इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब शक हो सकता है कि वो एट्रोपिन ओवरडोज से आया है। बाकी जितने भी इसके ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज तो मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में होती है, पेपिलरी कंस्ट्रिक्शन भी और इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि बाकी सारे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में होते हैं। तो जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो हमारी कार्डियक रेट की इंक्रीज होने की वजह से है, तो एट्रोपिन ओवरडोज का हम सस्पिशियस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एपिनेफ्रिन डज नॉट कॉज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ। अब एपिनेफ्रिन किस चीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करता। अब एपिनेफ्रिन क्या है, एक कैटेकोलामाइन है ना, तो ये मेडुला से या फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देना। अब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब उनके फंक्शन इंक्रीज होंगे तो उन्हें फ्यूल की भी जरूरत होगी ना फंक्शंस की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। जब फ्यूल उन्हें ज्यादा चाहिए तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखें कि ग्लूकोज इन ब्लड यस इट इंक्रीजेस, लैक्टेट इन ब्लड यस, फ्री फैटी एसिड्स इन द ब्लड यस, जो स्कैम्प इन हार्ट मसल्स यस उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्राइग्लिसराइड इन फैट सेल्स नो, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि एपिनेफ्रिन कभी भी ट्राइग्लिसराइड्स को फैट सेल्स में स्टोर नहीं होने देता, क्योंकि उस टाइम में उन्हें एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। क्योंकि ये एपिनेफ्रिन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग हार्मोन है, तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी सेल्स जो स्टोरिंग होंगे जैसे ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है और फैटी सेल्स की स्टोरिंग है फैट्स की ट्राइग्लिसराइड की, तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A 50-year-old patient is having propranolol due to his cardiac problems, but his physicians now wants to stop this drug.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस स्टेप। अब आप ये देखें, एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है, अब वो ले रहा है प्रोपेनोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, कार्डियक प्रॉब्लम में, अब हो सकता है उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ हो सकता है उसका कार्डियक फेलियर में हो, तो मतलब कार्डियक डिसफंक्शन है। अब ये चीज देखिए, प्रोपेनोलोल एक वायदा ऐसी ड्रग है जो कि बीटा ब्लॉकर होने के बावजूद नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट देती है। ये हमारे हार्ट को मजीद तेज करने के बजाय स्लो डाउन करती है, तो इसलिए ये हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ऐसे कंडीशन में जिसमें पेशेंट जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ हो। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है, इसकी मोस्ट रीजन क्या हो सकती है। एक तो यही बात है ना कि वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा ही नहीं रहे, तो हो सकता है कि ब्लॉक करना शुरू कर दे। तो इसमें जो राइट है वो पार्शियल एवी हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। जो एवी नोड्स होते हैं हमारे, जो हार्ट के स्टिमुलस को प्रोड्यूस करते हैं, हार्ट पंपिंग करते हैं, जब उनकी पार्शियल ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ये नर्व फायदा देने के बजाय मजीद उसको वर्स कर देगी, तो इसीलिए प्रोपेनोलोल नहीं देते। तो हमारा एक आखिरी एमसीक्यू है कि एक यंग मैन जो है 24 ईयर ओल्ड इज सफरिंग फ्रॉम गैड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर विच ड्रग में बी प्रेफर्ड फॉर हिज प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखें कि 24 साल का यंग अडल्ट है, गैड से है, तो उसको हम कौन सी ड्रग जो है प्रेफर करेंगे, तो मोस्टली बसपिरोन जो है वो ज़्यादातर प्रेफर की जाती है, तो दैट इज़ अ कॉमन मेडिसिन जो कि आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अब बेंजोडाइजेपिन एक सीडेटिव ड्रग है जो मोस्टली कन्वल्सिव पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट जो इंसोम्निया होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, तो ये एक तरह से स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन है। ये बात तो हमें समझ आ गई, बट बेंजोडाइजेपिन क्या करता है हमारे बॉडी में, जो गाबा जो जिसे हम ग्लूमेरिक ब्यूटाइरिक एसिड मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब वो रिसेप्टर पे एक्टिवेट होता है या अटैच होता है तो वो क्या कर देता है, स्लो डाउन या स्लो इनहिबिटरी एक्शन देता है। अब अगर हम ये देखें कि नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का वो एक कार है, ठीक है, कार है, रेसिंग में है, चल रही है, अगर हम गाबा का उसके साथ कंपेयर करें तो गाबा एक ब्रेक है। मीन अगर हमारी कार रेसिंग में है, स्पीड में है, तो गाबा क्या करता है, उसे ब्रेक करता है, स्लो डाउन करता है। तो अगर आप ये देखें कि हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिविटी कर रहा है ना, जिसकी वजह से उसे कन्वर्जन पड़ रही है। तो जितने भी हमारे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे हमारे ब्रेन के अंदर, उनको ब्रेक तो करना ही है ना, तो ब्रेक करने के लिए गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होता। अब गाबा को भी एक्टिवेट करने के लिए अगर बेंजोडाइजेपिन ऐड कर दें, तो बेंजोडाइजेपिन क्या होता है कि जो हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर गाबा के रिसेप्टर हैं, वहां जाके गाबा के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर कंबाइन होके जब जैसे ही कंबाइन होता है तो क्लोराइड चैनल एक्टिवेट कर देता है। जितने ज्यादा क्लोराइड अंदर जाएंगे तो वो जितने हमारे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको स्लो डाउन कर देंगे, मतलब उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। तो जितने ज्यादा हमारे क्लोराइड आयंस जो हैं इनसाइड ऑफ द सेल जाएंगे तो वो हमारे इनहिबिटरी एक्शन को मेंटेन रखेंगे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो है डेल्टा ऑप्शन, बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग विच आर कपल्ड टू गाबा ए रिसेप्टर। तो बेंजोडाइजेपिन बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करके इनहिबिटरी एक्शन देता है, क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, क्लोराइड आयंस को इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो धकेल देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट हो जाती है, काम कंडीशंस में आ जाती है, और जितनी भी हमारी कन्वर्जेंस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हमारे ब्रेन में उसको स्लो डाउन कर देती है। सो यहाँ तक हम एमसीक्यू एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यू से शुरू करेंगे। अगर आप एमएसएन का एंटी टेस्ट पास करना चाहते हैं या फिर एमफिल या फिर पोस्ट RN या वैसे भी आप फार्मा के एमसीक्यूज लर्न करना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।